वो शुरू करते हैं। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एक कमेटी बनाई गई थी, नरसिम्हन कमेटी, और इस कमेटी के बारे में कई बार आपने सुना होगा। बैंकिंग रिफॉर्म्स को लेकर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है नरसिम्हन कमेटी। इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी और इसकी रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए आरबीआई लेकर आया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत कितने टूल्स हैं? 4 टूल्स हैं। कौन कौन से टूल्स हैं? एक है रेपो रेट, द वेरी इंपॉर्टेंट रेपो रेट। रेपो रेट या जिसे रीपर्चेज ऑप्शन रेट भी बुलाया जाता है। सवाल ये आता है कि ये रेपो रेट होती क्या है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो वो रेट जिस पे आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स देता है उसे कहा जाता है रेपो रेट। बहुत सिंपल, वो रेट जिस पे आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स देता है उसे कहा जाता है रेपो रेट। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज इससे पिछले वाले सेशंस में हमने बात की थी बैंक रेट के बारे में। और बैंक रेट क्या होती है? वो रेट जिस पे आरबीआई बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन्स देता है, लॉन्ग टर्म लोन्स देता है उसे कहा जाता है बैंक रेट। और रेपो रेट में हम क्या कह रहे हैं? वो रेट जिस पे आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स देता है। और जब बात आती है लॉन्ग टर्म लोन्स के बारे में तो हमने ये देखा था कि इन लॉन्ग टर्म लोन्स के बदले में बैंक्स को आरबीआई के पास में कोलेट्रल के तौर पे कुछ भी नहीं रखना होता है। लेकिन जब बात आती है शॉर्ट टर्म लोन्स के बारे में तो इन शॉर्ट टर्म लोन्स के बदले में बैंक्स को आरबीआई के पास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखना होता है एज कोलेट्रल। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रखना होता है आरबीआई के पास में इन शॉर्ट टर्म लोन्स के बदले। बहुत सिंपल, रेपो रेट क्या होती है? वो रेट जिस पे आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स देता है। और ये शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, कितना शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं? 14 डेज। ये जो शॉर्ट टर्म लोन्स दिए जाते हैं ये कितने दिन तक के लिए दिए जा सकते हैं? ये दिए जा सकते हैं 14 दिन तक के लिए। और ये जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं इनके बदले में बैंक्स को आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को देना होता है एज कोलेट्रल। और ये जो रेपो रेट है इट इज द पॉलिसी रेट। रेपो रेट पॉलिसी रेट है। इसका मतलब क्या है कि रेपो रेट इज द प्राइमरी टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। रेपो रेट इज द मेन टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। रेपो रेट को प्राइमरीली यूज किया जाता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करने के लिए। और आज की डेट में प्रेजेंटली रेपो रेट कितनी है? आज की डेट में रेपो रेट है 6.50%। कितनी है? 6.50%। हालांकि रेपो रेट एग्जैक्टली कितनी है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स होती रहती हैं और इन मीटिंग्स में ये जो रेपो रेट है इसको कम भी किया जा सकता है, इसको ज़्यादा भी किया जा सकता है, इसको सेम भी रखा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी ज़रूरत क्या है। तो एग्जैक्टली रेपो रेट कितनी है उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जब आप एग्ज़ाम दो तो जो भी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हो उस मीटिंग में इस रेपो रेट को लेकर क्या कहा गया उसको थोड़ा सा देख लेना। बट हाँ, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट क्या है? वो रेट जिस पे आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स देता है उसे कहा जाता है रेपो रेट। और इन शॉर्ट टर्म लोन्स के बदले में बैंक्स को आरबीआई के पास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखना होता है एज कोलेट्रल। एंड रेपो रेट इज द पॉलिसी रेट। रेपो रेट मेन टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का। रेपो रेट को प्राइमरीली यूज किया जाता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करने के लिए। और अब सवाल यह आता है कि रेपो रेट को कैसे यूज किया जाता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए। देखो बड़ा सिंपल है। मान लेते हैं कि कल को आरबीआई बोले कि मैं रेपो रेट को घटा रहा हूं और बिल्कुल ना के बराबर कर रहा हूं, बहुत कम कर रहा हूं। अब अगर रेपो रेट को घटा दिया जाएगा तो जो बैंक्स हैं वो ज़्यादा लोन लेंगे या कम लोन लेंगे? बट ऑब्वियस सी बात है कि बैंक्स आरबीआई से ज़्यादा लोन लेंगे, बिकॉज उनको कम रेट पर लोन मिल रहा है। और अगर बैंक्स ज़्यादा लोन लेंगे तो बैंक्स के पास में ज़्यादा फंड होगा या कम फंड होगा? बट ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा फंड होगा। और अगर बैंक्स के पास में ज़्यादा फंड होगा तो बैंक्स पब्लिक को ज़्यादा लोन देंगे या कम लोन देंगे? बट ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा लोन दे पाएंगे। और अगर पब्लिक के हाथ में ज़्यादा लोन जाएगा, अगर पब्लिक के हाथ में ज़्यादा पैसा जाएगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? बट ऑब्वियस सी बात है कि मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो मतलब बहुत सिंपल
कि अगर आरबीआई रेपो रेट को कम करता है तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है, और वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा दे तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। ये आपको समझ में आना चाहिए। हालांकि रेपो रेट को लेकर एक प्रॉब्लम हो सकती है, और वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? देखो, आरबीआई ने ये जो रेपो रेट है इसको बहुत कम कर दिया, इसको बहुत सस्ता कर दिया। सस्ते दर पे बैंक्स को लोन मिल रहा है बिकॉज रेपो रेट को कम कर दिया गया है। तो आरबीआई क्या चाहेगा? आरबीआई ये चाहेगा ना कि ये जो बैंक्स हैं वो पब्लिक को जो लोन दे रहे हैं उस लोन पर जो इंटरेस्ट है उसको भी कम किया जाए। भाई आरबीआई आपको सस्ते दर पर लोन दे रहा है तो आप भी पब्लिक को सस्ते दर पर लोन दो, बिकॉज अगर आप पब्लिक को सस्ते दर पर लोन दोगे तभी पब्लिक ज़्यादा लोन लेगी, और जब पब्लिक ज़्यादा लोन लेगी तभी मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगी। लेकिन कभी कभार ये बैंक्स गड़बड़ कर जाते हैं। गड़बड़ क्या कर जाते हैं कि रेपो रेट तो कम हो जाती है, लेकिन ये जो रेपो रेट कम हुई इसका जो बेनिफिट है इसको बैंक्स पब्लिक को ट्रांसफर नहीं करते हैं, और पब्लिक को जो लोन देते हैं उस पर जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको कम नहीं करते हैं। मतलब आरबीआई का जो बेनिफिट है उसको बैंक्स अल्टीमेटली पब्लिक को ट्रांसफर नहीं करते हैं। और अगर ऐसा होगा तो जितना मनी सप्लाई इंक्रीज होनी चाहिए उतनी इंक्रीज होगी या नहीं होगी? बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर पब्लिक को जो लोन दिया जा रहा है उसके इंटरेस्ट में कमी ही नहीं की गई है तो पब्लिक उतना ज़्यादा लोन नहीं लेगी, और अगर उतना ज़्यादा लोन नहीं लेगी तो मनी सप्लाई उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। मतलब पूरे तरीके से ये जो रेपो रेट कम करने के पीछे का उद्देश्य था आरबीआई का, ऑब्जेक्टिव था आरबीआई का, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो कभी कभार बैंक से गड़बड़ कर देते हैं कि आरबीआई तो बैंक्स के लिए रेपो रेट को कम कर देता है, लेकिन बैंक्स जो हैं वो पब्लिक लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट को कम नहीं करते हैं। मतलब इस बेनिफिट को बैंक्स पब्लिक को ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो ये कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, बट हाँ आरबीआई इसको भी रेगुलेट करता है, इस पे भी निगरानी रखता है। उसके पास में सारे टूल्स हैं इन बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि रेपो रेट क्या है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि रेपो रेट को अगर कम किया जाएगा तो अल्टीमेटली मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, और अगर रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा तो मनी सप्लाई अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगी। आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि कभी कभार ये जो बैंक्स हैं वो बीच में गड़बड़ कर देते हैं, और ये जो रेपो रेट कम की गई आरबीआई के द्वारा इसका जो अल्टीमेट बेनिफिट ट्रांसफर होना चाहिए पब्लिक को, वो पब्लिक को ट्रांसफर नहीं किया जाता बाय दी बैंक्स, बिकॉज ये जो बैंक्स हैं वो खुद तो सस्ते दर पर लोन ले लेते हैं आरबीआई से, लेकिन पब्लिक को जो लोन देते हैं उस पर इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करते हैं, और ये अपने आप में कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अच्छा, एक छोटा सा नोट भी दे रखा है, और नोट क्या कहता है? द बैंक्स कैन नॉट यूज देयर एसएलआर सिक्योरिटीज एज कोलेट्रल। बैंक्स अपनी एसएलआर सिक्योरिटीज को कोलेट्रल के तौर पर यूज नहीं कर सकते हैं। और एसएलआर के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले वाले सेशन में ही की है, और हमने देखा था कि एसएलआर के तौर पे बैंक्स को अपने पास में जो पैसा रखना होता है उस पैसे को बैंक्स कुछ तो कैश के फॉर्म में रखते हैं, कुछ पैसे से बैंक्स गोल्ड खरीद लेते हैं, और कुछ पैसे से बैंक्स एसएलआर सिक्योरिटीज को खरीद लेते हैं। ये जो एसएलआर सिक्योरिटीज हैं इनको कोलेट्रल के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता है शॉर्ट टर्म लोन्स को लेने के लिए। बहुत सिंपल, द बैंक्स कैन नॉट यूज देयर एसएलआर सिक्योरिटीज एज कोलेट्रल। ये रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट में एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है, रेपो रेट किस तरीके से यूज की जाती है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा, दूसरा टूल है रिवर्स रेपो रेट। क्या है रिवर्स रेपो रेट? और ये नाम से ही क्लियर है, वो रेट जिस पे आरबीआई बोरो करता है फंड्स फ्रॉम दी बैंक्स। अब आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ रही है तो आरबीआई बैंक से बोरो कर रहा है, और जिस रेट पे आरबीआई बोरो करता है बैंक से उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। देखो, रेपो रेट में तो क्या हो रहा था कि आरबीआई बैंक्स को लोन दे रहा था, शॉर्ट टर्म लोन दे रहा था, और रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा है कि आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ रही है और आरबीआई पैसा ले रहा है किससे? बैंक से। जिस रेट पे आरबीआई बोरो करता है बैंक से उस रेट को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट, या फिर दूसरे तरीके से अगर कहें तो रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक्स पार्क देयर सरप्लस विद द आरबीआई। अब देखो, आरबीआई को पैसे की जरूरत है,
आरबीआई किसी बैंक से पैसा मांग रहा है, लेकिन अगर बैंक के पास में एक्स्ट्रा पैसा होगा ही नहीं, सरप्लस होगा ही नहीं, तो वो कहां से देगा? तो जब बैंक्स के पास में सरप्लस होता है तभी वो पैसा देते हैं आरबीआई को, तभी वो पैसे को रखते हैं आरबीआई के पास में। और जिस रेट पे ये पैसा दिया जाता है बैंक्स के द्वारा आरबीआई को, उस रेट को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट। और इस रिवर्स रेपो रेट के तहत आरबीआई को पैसा मिल रहा है, तो बदले में आरबीआई को बैंक्स को देनी पड़ती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेट्रल। मतलब अब आरबीआई को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखनी होती हैं बैंक्स के पास में। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। रेपो रेट क्या है? वो रेट जिस पे आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स देता है और बदले में बैंक्स आरबीआई के पास में अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रखते हैं, कोलेट्रल के तौर पर रखते हैं। और रिवर्स रेपो रेट वो रेट जिस पे आरबीआई बैंक्स से फंड्स को बोरो करता है, बैंक से पैसा लेता है और बदले में आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखना होता है बैंक्स के पास में एज कोलेट्रल। अच्छा, प्रेजेंटली रिवर्स रेपो रेट कितनी है? 3.35% है। कितनी है? 3.35% है। और ये आपको दिख रहा होगा कि रिवर्स रेपो रेट इज लेस देन दी रेपो रेट। देखो, आरबीआई को एज सच पैसे की जरूरत होती नहीं है। आरबीआई अगर बैंक से फंड्स बोरो कर रहा है तो उसका एक रीजन क्या हो सकता है कि आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को डिक्रीज करना चाहता है। जो एक्सेस लिक्विडिटी है इकोनॉमी में उसको कम करना चाहता है। आरबीआई को एज सच जरूरत नहीं है फंड की, तो ये जो रिवर्स रेपो रेट होती है इसको कम रखा जाता है। कितना? 3.35% है। और दूसरा, आरबीआई रेगुलेटर है, सबके टॉप पे है, तो वो सस्ते में ले लेता है पैसा और जब देने की बारी आती है तो थोड़ा महंगे में देता है। तो ये जो रिवर्स रेपो रेट होती है इट इज लेस देन दी रेपो रेट। होपफुली दोनों चीजें, ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आपको समझ में आ गई होगी। अगर और सिंपल तौर पे बोलें तो टॉप पे बैठा हुआ है आरबीआई। कौन बैठा हुआ है? आरबीआई। आरबीआई का जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी टूल है वो कौन सा है? रेपो रेट है। रेपो रेट क्या है? वो रेट जिस पे आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स देता है उसे कहा जाता है रेपो रेट। और बदले में बैंक्स को आरबीआई के पास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखना होता है एज कोलेट्रल। और दूसरा टूल है रिवर्स रेपो रेट, आरआरआर। अब क्या हो रहा है कि आरबीआई जो है वो बोरो कर रहा है बैंक्स से, बैंक से पैसा ले रहा है और बदले में आरबीआई को बैंक्स के पास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखना होता है एज कोलेट्रल। इतनी सिंपल सी बातचीत है। फिर इसके बाद तीसरा टूल है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसको आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया 2011 में। कब इंट्रोड्यूस किया? 2011 में। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत ओवरनाइट शॉर्ट टर्म लोन्स देता है आरबीआई बैंक्स को। और ये इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत आरबीआई बैंक्स को ओवरनाइट शॉर्ट टर्म लोन्स देता है। थोड़ा सा ध्यान देना, बैंक रेट क्या है? वो रेट जिस पे आरबीआई बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन्स देता है। रेपो रेट क्या है? वो रेट जिस पे आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स देता है, 14 दिन तक के लिए लोन्स देता है। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है कि अगर किसी बैंक को रातों रात ओवरनाइट आरबीआई से पैसा चाहिए, आरबीआई से लोन चाहिए, तो किसके थ्रू ले सकता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू ले सकता है। कौन कौन एलिजिबल है इस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के लिए? वो सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जिनका करंट अकाउंट होता है आरबीआई के पास में। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है इसके थ्रू बैंक्स आरबीआई से ओवरनाइट, रातों रात शॉर्ट टर्म लोन्स ले सकते हैं और बदले में बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देनी होंगी आरबीआई को एज कोलेट्रल। अच्छा, इस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत कम से कम कितना लोन मिलता है? 1 करोड़ रुपए का लोन मिलता है या फिर 1 करोड़ के मल्टीपल्स में लोन मिलता है। और ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ये पूरे साल हर एक दिन अवेलेबल होती है। जब भी किसी बैंक को ओवरनाइट लोन की ज़रूरत है वो आरबीआई के दरवाजे पे पहुंच सकता है और उसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत लोन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा,
रातों रात किसी बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ रही है और रातों रात आरबीआई पैसा प्रोवाइड कर रहा है, तो जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा या कम होगा? बट ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगा। तो ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत रेट होता है वो कितना होता है? वो 25 बेसिक पॉइंट्स ज़्यादा होता है रेपो रेट से। मतलब जितना भी रेपो रेट है उससे 0.25% ज़्यादा होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में रेट। तो हमें ये दिख रहा है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में जो रेट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है रेपो रेट और सबसे कम होता है रिवर्स रेपो रेट। बहुत सिंपल सी बातचीत है, आपको ये समझ में आना चाहिए। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। बैंक रेट क्या था? लॉन्ग टर्म लोन्स अगर चाहिए बैंक्स को आरबीआई से तो मिलता है बैंक रेट पे। रेपो रेट क्या था? अगर शॉर्ट टर्म लोन्स चाहिए बैंक्स को आरबीआई से तो वो मिलता है रेपो रेट पे। और अगर बैंक्स को ओवरनाइट लोन चाहिए आरबीआई से तो वो मिलता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? अगर आरबीआई को पैसे की ज़रूरत है तो आरबीआई जिस रेट पे बैंक से पैसे को बोरो करता है उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। बहुत सिंपल सी बातचीत है। अच्छा हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। ये दोनों चीज़ें तो कर ही दिया करो। मेरे को रट गई है, मैं रोज़ बोलता हूँ, याद दिलाता हूँ, बट ये खुद से कर दिया करो आप लोग। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा फिर इसके बाद एक और टूल बचा हुआ है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है? पहले तो इसकी कहानी क्या रही है। एक कमेटी बनाई गई थी, उर्जित पटेल कमेटी। कब बनाई गई? 2013 में बनाई गई। उर्जित पटेल जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आरबीआई के गवर्नर भी रहे, उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई। कब बनाई गई? 2013 में बनाई गई। और इस कमेटी ने पहली बार बात की स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में। और इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए 2018 में आरबीआई एक्ट के सेक्शन 17 को अमेंड किया गया। और इस अमेंडमेंट के थ्रू आरबीआई को पावर दे दी गई कि अगर आरबीआई को किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की ज़रूरत पड़े तो आरबीआई यूज़ कर सकता है, आरबीआई इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरबीआई ने अल्टीमेटली इस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया 2022 में। कब इंट्रोड्यूस किया? 2022 में इंट्रोड्यूस किया। अब सवाल ये आता है कि ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है क्या? देखो बड़ा सिंपल, अगर इकोनॉमी में एक्सेस लिक्विडिटी है और किसी भी रीजन की वजह से अगर रातों रात ओवरनाइट उस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ रही है तो अब आरबीआई के पास में कौन सा टूल है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। देखो हमने बात की थोड़ी देर पहले रिवर्स रेपो रेट के बारे में। और रिवर्स रेपो रेट क्या है? वो रेट जिस पे आरबीआई बैंक से फंड्स को बोरो करता है। और अगर आरबीआई बैंक से फंड्स को बोरो कर रहा है तो इसके पीछे आरबीआई का एक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि आरबीआई मनी सप्लाई को कम करना चाहता है, आरबीआई लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना चाहता है। लेकिन बदले में आरबीआई को बैंक्स को देनी पड़ती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेट्रल, अभी हमने बात की है। लेकिन कभी ऐसी भी तो सिचुएशन हो सकती है कि आरबीआई के पास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बची ही नहीं है और ओवरनाइट कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि इकोनॉमी से ओवरनाइट लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना है। तो अब क्या किया जाए? तो सॉल्यूशन के तौर पे लाया गया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को। इस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के तहत बिना कोई कोलेट्रल दिए आरबीआई बैंक से फंड्स को बोरो कर सकता है, फंड्स को ले सकता है और ओवरनाइट लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर सकता है। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा ये जो एसडीएफ है, ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, इसके तहत रेट कितना होता है? जितना भी रेपो रेट होता है उससे 25 बेसिक पॉइंट्स कम, बेसिकली 0.25% लेस देन द रेपो रेट इज द रेट अंडर द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। और ये जो एसडीएफ है ये पूरे साल हर एक दिन अवेलेबल होता है। जब इमरजेंसी हो, जब ज़रूरत हो ओवरनाइट लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने की, तो बिना कोई कोलेट्रल दिए आरबीआई इस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर सकता है थ्रू स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। और अब थोड़ा सा कोरिलेट भी करो। देखो हमने बात की थी रेपो रेट के बारे में। और रेपो रेट क्या है? वो रेट जिस पे आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स देता है। लेकिन अगर किसी बैंक को
ओवरनाइट पैसे की जरूरत होती है, तो कौन सी फैसिलिटी है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। वैसे ही दूसरी तरफ है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? वो रेट जिस पे आरबीआई बैंक से फंड्स को बोरो करता है और बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देता है एज कोलेटरल। और इसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव आरबीआई का क्या हो सकता है कि आरबीआई मनी सप्लाई को कम करना चाहता है, आरबीआई लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना चाहता है। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आरबीआई को ओवरनाइट लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना है, तो बिना कोई कोलेट्रल दिए आरबीआई फंड्स बोरो कर सकता है बैंक से, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर सकता है अंडर दिस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। और ये 4 टूल्स हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत। होपफुली आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अच्छा, फिर 2-3 छोटे छोटे टर्म्स हैं, जैसे एक है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस इसका मतलब क्या है? आरबीआई बैंक्स को लोन देता है 1 से 3 साल के लिए इस लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के तहत। और ये जो आरबीआई लोन दे रहा है बैंक्स को 1 से 3 साल के लिए, ये देता है रेपो रेट के ऊपर। देखो, कंफ्यूज नहीं होना। एक हमने बात की बैंक रेट के बारे में, वो किसके लिए है? लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए। फिर हमने बात की रेपो रेट के बारे में, वो किसके लिए है? शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए। फिर हमने बात की मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में, वो किसके लिए है? ओवरनाइट लोन्स के लिए। एक चौथी चीज और है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। इसके तहत आरबीआई बैंक्स को 1 से 3 साल तक के लिए लोन देता है, और वो भी रेपो रेट पे, और बदले में बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देनी होती हैं आरबीआई को इन द फॉर्म ऑफ कोलेट्रल। सवाल यह है कि इस लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के पीछे आरबीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है? देखो, पर्पस यह है कि आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहा है, लोन दे रहा है बैंक को, तो आरबीआई ये भी तो चाहता है कि अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी ग्रो करे। लेकिन जब अपन रेपो रेट की बात करते हैं तो यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जा रहा है, 14 दिन के लिए लोन दिया जा रहा है, 14 दिन तक के लिए लोन दिया जा रहा है। मतलब बहुत जल्दी बैंक्स को वापस करना होगा, इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते हैं बैंक्स। अब सॉल्यूशन के तौर पे आरबीआई क्या बोल रहा है कि चलो देखो, सेम उसी रेपो रेट पे हम आपको 1 से 3 साल तक के लिए लोन देंगे इस लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के तहत। और ये जो लोन है इसको आप लंबे टाइम तक अपने पास में रखो और इसको ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करो कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अल्टीमेटली ग्रो हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए सेम रेपो रेट पे लोन देता है आरबीआई बैंक्स को इस लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के तहत। एक और होता है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। टारगेटेड शब्द से ही क्लियर है कि ये जो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के तहत लोन प्रोवाइड किया जाता है आरबीआई के द्वारा बैंक्स को, वो किसी पर्टिकुलर चीज को टारगेट करते हुए प्रोवाइड किया जाता है कि अगर आप लोन ले रहे हो तो जिस चीज के लिए आपको लोन दिया जा रहा है उसी चीज में आप इस पैसे को खर्च करोगे और कहीं पे खर्च नहीं करोगे। अच्छा, फिर इसके बाद एक छोटा सा लास्ट टॉपिक और है, इंप्लीकेशंस ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज के इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? देखो, कई सारे इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। एक इंप्लीकेशन तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी टूल्स को यूज किया जाता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए। और मनी सप्लाई को रेगुलेट करके हम इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इंश्योर कर सकते हैं। तो कई सारे इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बैंक्स को और पैसा चाहिए तो बैंक्स क्या कर सकते हैं? बैंक्स डिपॉजिट रेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और ये डिपॉजिट रेट्स क्या होती हैं? जो पैसा मैं और आप डिपॉजिट करवाते हैं अपने बैंक अकाउंट में, उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है। अगर बैंक इस डिपॉजिट रेट को इंक्रीज कर दे तो लोग ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करवाएंगे, कम करवाएंगे? बट ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा डिपॉजिट करवाएंगे। और अगर लोग ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करवाएंगे तो उसकी वजह से मनी सप्लाई फ्लक्चुएट होगी या नहीं होगी? बट ऑब्वियसली बात है, मनी सप्लाई फ्लक्चुएट होगी। इसके अलावा द चेंज इन रेपो रेट may lead to higher loan interest rates for the consumers। ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आरबीआई रेपो रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे तो बैंक्स अल्टीमेटली क्या करेंगे? बैंक्स अल्टीमेटली ये करेंगे कि बैंक्स जो पब्लिक को लोन्स दे रहे हैं उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो अगर रेपो रेट को चेंज किया जाएगा तो अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए जो लोन मिल रहा है उसमें भी चेंज देखने को मिलेगा। तीसरा, राइज इन दी मनी मार्केट रेट्स
may lead to increase in the cost of borrowed funds। मनी मार्केट रेट्स का मतलब क्या होता है? एक मनी मार्केट अकाउंट होता है, उसमें अगर आप पैसा डिपॉजिट करवाते हो तो जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो उसको बुलाया जाता है मनी मार्केट रेट। अगर मनी मार्केट रेट को इंक्रीज कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, तो जो कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड्स है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। भाई सिंपल है ना कि मनी मार्केट रेट, अगर सिंपल लैंग्वेज बोलें कि डिपॉजिट के ऊपर जो रेट मिल रहा है उसको बढ़ा दिया गया है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने पैसा बोरो किया हुआ है, आपने डिपॉजिट नहीं किया हुआ, तो आपके लिए जो कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड्स है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल सी चीजें हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या है कि ये जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी टूल्स हैं, इनको किस तरीके से यूज किया जाता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, और इनको किस तरीके से यूज किया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए। पिछले ही सेशन में हमने बात की थी कि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को डिक्रीज करना पड़ेगा। और मनी सप्लाई डिक्रीज कैसे हो सकती है? अगर हम रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। अभी हमने पढ़ा है अगर हम रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे तो भी मनी सप्लाई अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना है तो कैसे किया जा सकता है? हमें मनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा जाएगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर हमें मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो फिर हमें रेपो रेट को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो फिर हमें रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज करना पड़ेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। इजी सेशन था और बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन था। अगर आपके दिमाग में बैठ गई ये चीज़ कि किस तरीके से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के टूल्स, स्पेशली रेपो रेट को यूज़ किया जाता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, तो बाकी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।